बहुत स्वागत है देवानंद जी एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। और अब जो आज सुबह हुआ है, थोड़ी देर पहले ये कहा गया ट्रंप की तरफ से कि सीज़फायर पर सहमति हो गई है, मैंने फोन पे बात की। अब फिर उसके बाद ईरान की तरफ से कुछ हमले इजराइल पर, और अब ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि हाँ सहमति बन गई है, सीज़फायर हो गया है। तो जरा ओवरऑल समझाइएगा पहले, सबसे पहले। जी, सबसे पहले तो मैं देखिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे इस बात रखने में मौका देते हैं फर्स्ट इंडिया का। दूसरी बात ये कि जो अभी मौजूदा जिस प्रकार से घटना चक्र बड़ी तेज रफ्तार से बदल रहा है, अगर हमें याद हो, हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है वो कोई भी चीज बिना मतलब नहीं करता है। और ट्रंप साहब को हमने देखा कि किस प्रकार से वो एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद करते हैं। देखिए, इन्होंने थोड़े दिन पहले कई बात कही है, पर लेटेस्ट इन्होंने क्या कहा 2-3 दिन पहले कि ईरान को हम 15 दिन देते हैं जिससे कि इसके ऊपर वो सोच विचार करे कि आगे क्या करना है। और हमने तब भी चर्चा की थी कि ये बिल्कुल इनका सरप्राइज और डिसेप्शन प्लान है। और इस सरप्राइज और डिसेप्शन के मद्देनजर रखते उन्होंने उसी रात को, अगले दिन रात को हमला कर दिया अपने B-2 बॉम्बर से। तो और उसके हमला करने के उपरांत उनका मकसद था कि भाई न्यूक्लियर, देखिए अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, इजराइल और अमेरिका दोनों सबसे मेन टारगेट उनका है कि जो परमाणु उनके इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो फैसिलिटीज हैं, उनको ईरान खत्म करे। अब एक्चुअली देखा जाए तो ईरान का भी कुछ स्वाभिमान है, वो खत्म कैसे करे। तो मुझे लगता है इनके बीच में कहीं कहीं चर्चाएं, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही है। और तो पता था कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो प्रेशर टैक्टिक फिर अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, हाँ अभी हो सकता है कि अभी के लिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म है और वो खोमेनी को ना तो मारने की बात करेंगे, ना ही उनकी सरकार को हटाने की। ठीक है, लेकिन देवानंद जी कोई कंफ्यूजन थी क्या ईरान को? अभी भी उसे लग रहा था कि उसमें अभी कुछ ताकत बची है, वो सामना कर सकता है ना सिर्फ इजराइल से बल्कि अमेरिका से भी। पहले सीज फायर की बात, फिर थोड़े ही घंटों बाद वो हमले, यानी कि नो सीज फायर, और अब सीज फायर। तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है, या फिर वापस घुटनों पर कैसे आया ईरान? नहीं, देखिए ये युद्ध के, मेरे ख्याल से जैसा मैं देखता हूँ, युद्ध की अपनी अपनी देशों की अपनी अपनी कमांडर की, अपने अपने नेताओं की एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उस अंतर्गत वो काम करते हैं। अब देखिए युद्ध में कई बार डिसेप्शन, सरप्राइज, मैंने कहा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। उसके अंदर अपने दुश्मन को टारगेट किया जाता है अफवाहों के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से, और दुश्मन के अलावा अपने नागरिकों को भी किया जाता है, अपने कमांडर्स को। तो बहुत उस हिसाब से है। तो जहां तक युद्ध के दौरान ऐसी बातें कोई कमजोर देश करता है, ये मुझे कभी भी संदेह नहीं था कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ पाएगा। उसको देर सवेर हथियार डालने थे। हाँ, ये है कि ये एकदम इतना जल्दी डाल देगा, क्योंकि कल उसने, उनकी पार्लियामेंट ने भी पास किया कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रीट को बंद करने का उन्होंने इजाजत दे दी थी। और दुनिया में बहुत सारे तेल के भाव भी बढ़ चुके थे, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर 125 या 18 डॉलर पर प्रति बैरल भाव बढ़ चुके थे। तो उसके मद्देनजर मौका है उसके लिए युद्ध से निकलने का, क्योंकि देखिए ये युद्ध में घुसना बड़ा आसान है, निकलने के लिए कोई न कोई एक ऐसा मौका चाहिए। ईरान ने सही किया है। अगर वो ईरान और अमेरिका का युद्ध, देखिए ये तो खत्म तो होना ही था। अब अगर खत्म हो रहा है तो मैं ईरान को भी बधाई देना चाहूंगा और अमेरिका और इजराइल को भी, क्योंकि खून खराबे से होना कुछ नहीं है। अमेरिका और इजराइल के वर्चस्व को दुनिया में आज के दिन कोई चुनौती नहीं दे सकता, चाहे तो बातें करने। वो जो चाहेंगे, अच्छा यही है कि उनके साथ मिलकर के एक जब तक अमेरिका और चीन, देखिए चीन बहुत कोशिश करता है पर चीन बहुत पीछे अमेरिका से, ऐसा मैं मानता हूँ। रूस खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो ये ईरान के लिए बहुत अच्छा है और मिडिल ईस्ट के लिए एक अच्छी जब दो देशों में युद्ध होता है, देवानंद जी आप तो बेहतर जानते हैं और आपसे हम समझते भी रहते हैं, तो फर्क जो है उसका असर जो होता है ना, इम्पैक्ट, वो पूरी दुनिया पर पड़ता है, दूसरे देशों पर भी पड़ता है। जो कमजोर देश होते हैं वो डरते हैं, जो ताकतवर होते हैं वो ये कहते हैं कि अब इनके साथ रिश्ता कैसा होगा। तो अब जो हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में उछाल, क्रूड की कीमतें भी एकदम से धड़ाम, तो पॉजिटिवली और कितने इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिलेंगे सीज़फायर से? सबसे बड़ी बात है, मैं ये मान रहा हूँ कि ट्रंप
जिस तरह एक रवैया था, सब लोग कहते हैं इसको पीस प्राइज, पीस प्राइज। उन्होंने आते ही कहा था कि मैं यूक्रेन और इनका रूस युद्ध रुकवा दूंगा। अभी जरूरी नहीं है कि उनके कहते ही काम हो जाए, पर उनका प्रयास था। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ, कोई कुछ भी बोले, भारत मजबूत है, पर बैकडोर डिप्लोमेसी में दुनिया में सबका साथ लेके चलना पड़ता है। और अभी अगर ये ईरान और इजराइल की अगर ये युद्ध, जिस तरह अभी युद्ध विराम हुआ है, और अगर ये न्यूक्लियर डील इनकी सेटल कर दें, और तो मैं मानता हूं वो हकदार होंगे इसके। और वैसे भी उनका देश मजबूत है, वो बिल्कुल अपने राष्ट्र हित में काम करते हैं, और डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी बात। वो मोबोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान की तरह, या डिक्टेटरशिप नहीं है। तो मैं मानता हूं अब जो आगे संकेत आएंगे वो, और मैं एक बात और पहले भी कई बार कहता था हमारे चैनल में कि रूस और अमेरिका आपस में नहीं लड़ने वाले हैं। वो जो भी जितनी लड़ाई लड़ेंगे, इतनी लड़ेंगे कि दूसरे के कंधे पे बंदूक। अब इधर इजराइल के कंधे पे थी, उधर यूक्रेन के। अब यूक्रेन बेवकूफी कर रहा है क्योंकि अब नाटो और अमेरिका दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं नाटो में ऐसा अकेला क्यों खर्च करूं। तो ये है कि इनके जो प्रयास है, ये जैसे जिस प्रकार से सफल होता हुआ नजर आ रहा है, बधाई के पात्र है। और देखिए, जैसे आपने सही कहा, कमजोर देश कर भी क्या सकता है, इनका मुकाबला कहां से कर सकता है, नहीं कर सकते। और उनके नागरिकों की हत्याएं होती हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और हाँ, पर एक बात मैं आज अपने चैनल के माध्यम कहूंगा कि ट्रम्प साहब जो भी पीस शांति करें, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली ईरान को घुटनों पे लाने से क्या, आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ जो मूवमेंट भारत की या दुनिया की, वो मजबूत होगी। क्योंकि हुती आतंकवादी ग्रुप है, हमास आतंकवादी ग्रुप, और इस तरह ये जो हिजबुल्लाह है आतंकवादी ग्रुप है। अब जो ईरान समर्थित थे, ईरान पैसा करोड़ों मतलब डॉलर दिया करता था, तो मैं मानता हूं उस पर भी एक नकेल कसेगी। जो और अंतर्राष्ट्रीय जो तेल का आवागमन है, इकोनॉमी है, बहुत तो संकेत मानता हूं मैं इस बात को। बिल्कुल, और आपने सही भी फरमाया है, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा, जैसे अब हम जब सीजफायर की बात ही कर रहे हैं, तो भारत की तरफ से जो बार बार खंडन किया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर हुआ था, लेकिन ट्रम्प से फोन पर भी बातचीत हुई थी, एक बार इसे फिर से समझाइए ना, ये क्या था, ये इतनी कंफ्यूजन अभी तक क्यों बनी हुई है? मैं दर्शकों के लिए इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, जब भी बातचीत होती है कोई भी दो देशों, अगर हम युद्ध में भी हैं तो भी हमारा बैकडोर डिप्लोमेसी काम करता है, और हर देश लीक करता है इंफॉर्मेशन जो उसके राष्ट्र हित की तरफ जाती हो। अब जहां तक भारत और पाकिस्तान के युद्ध के जो 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें भारत में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने ये अफवाहों का बाजार गर्म करते हुए एक तरह ऐसा नैरेटिव बना दिया कि ट्रम्प ने किया। ट्रम्प तो कहीं बात ही नहीं हुई मोदी जी से। देखिए, अगर हम इसको पूरा फॉलो करें, 10 तारीख को सुबह सऊदी अरेबिया से हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की बात होती है, और वो भी सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली उनको अमेरिका ने बोला होगा कि भाई बात करके देखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और रात को जो ही हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, उनके प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई हम 10 तारीख को सुबह 4 बजे हिंदुस्तान पर हमला करने वाले थे, पर उन्होंने 1 बजे ही हमको घुटनों पे ले आए। तो और वो सऊदी अरेबिया से जब बात होती है तो भारत ने भी क्लियर किया कि भाई आपके बात करने से नहीं मानेंगे, अगर पाकिस्तान हमसे बात करता है और हमारी शर्तें मानता है तो हम इस चीज के लिए तैयार हैं। जो बहुत अच्छा कदम था। फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, और देखिए आखिर में शांति हुई। और भारत अभी भी एक ऊंचे पायदान पे है कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम अधिकार रखते हैं तुम्हारे अंदर आकर के नुकसान। बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब देने का। आपने ईरान को लेकर भी कहा कि हर एक देश की स्ट्रैटेजी अलग होती है, वो अपने हिसाब से चलता है। भारत की भी अपनी स्ट्रैटेजी थी, चाहे कोई भी बीच में इंटरफेयर करता है या फिर कोशिश करता है सीज फायर को लेकर या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा, लेकिन देश ही आखिर में फैसला लेता है, क्योंकि वो अपने राजनीति या इस तरह की कूटनीति वो बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन ट्रंप की जो दौड़ है नोबेल पुरस्कार को लेकर, जो वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेके जरा समझाइएगा देवानंद जी। जी देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी छोटा स्तर के नेता हो, कोई भी राज्याध्यक्ष हो, कोई आप और मैं भी सामान्य आदमी, हर इंसान एक अपना एम लेके चलता है। अगर वो एम, उसका उद्देश्य सकारात्मक है
एक अच्छी सोच के साथ है। तो मैं मानता हूं उनकी इच्छा अगर है नोबेल पीस प्राइज की, वो शांति अगर ये ईरान इजराइल का हो जाता है तो मैं मानता हूं इससे बड़ा नोबेल पीस प्राइज दुनिया ही स्वीकार करेगी कि भाई ट्रंप साहब ने अच्छा किया है। और अगर ये हो जिस तरह दिखाई दे रहा है वो हकदार भी बनते हैं, मैं मानता हूं। और उनको आगे अगर ये इसके बाद एक चीज मैं और देख रहा हूं अच्छी दुनिया में कि यूक्रेन और रूस का भी वो जो समझौता है वो जल्दी हो जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बिकॉज यूक्रेन लड़ाई नहीं चला सकता अगर उसको अमेरिका साथ नहीं देता तो। और ये अच्छी बात है। अब अगर ट्रंप साहब को देखिए क्यों नहीं मिले, आप बताओ, अगर वो शांति करवाने में सफल रहे इसी तरीके से शाम दाम दंड दे, देखिए रणनीति के अंदर काम होता है, कोई ये तो है नहीं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आप ऐसी बातें करें। तो वो हकदार भी हैं, ये होता है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। चलिए ठीक है, बहुत ही अहम अपडेट आपने दिया है इस पूरे मामले पर, विस्तार से आपने जानकारी दी है। बहुत